आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों का ज्ञान भारत की जो प्राचीन विरासत है उसका एक अभिन्न अंग है। यानी हमारी जो चिकित्सा प्रणाली है वो कई हजार सालों पहले से विकसित हुई है और आज के समय तक हम उसका उपयोग लगातार करते जा रहे हैं। उसको हम एक नाम देते हैं पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली। तो अब समय आ गया है कि वैश्विक स्तर पर जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है उसको हम स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत जोड़ें और कुछ मानकों को तय करें ताकि जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली है वह वैश्विक स्तर पर एक पहचान पा सके और आने वाले समय में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में प्रेरित कर सके और उसकी मदद कर सके। तो आज का हमारा डिस्कशन कुछ इसी पर आधारित है क्योंकि एक नया अपडेट आया है और भारत में एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जा रही है। इसके अंतर्गत भारत सरकार और WHO दोनों लोग सहयोग करके भारत में एक वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो आज इसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया है और इसके भवन निर्माण कार्य की शुरुआत इसके बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर टेड्रोस घेब्रेयेसस जी और भारत के तरफ से एक व्यक्ति ने इस पर हस्ताक्षर कुछ समय पहले किए थे। तो आज के इस टॉपिक में हम इस पूरी डिस्कशन में समझेंगे कि आखिरकार पारंपरिक चिकित्सा क्या है और ये जो सेंटर है जो स्थापित किया जा रहा है ये क्यों स्थापित किया जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या इसके पहले भी ऐसे कोई प्रयास किए गए थे या पहली बार हम इस दिशा में प्रयास करने जा रहे हैं, इसके क्या लाभ हो सकते हैं भारत के लिए, क्या निष्कर्ष हो सकता है। और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। अभी हम न्यूज को भी देख लेंगे क्योंकि यह विषय सीधे सीधे GS पेपर 2 के अंतर्गत हम पॉलिसीज से और हेल्थ से जोड़ करके देख सकते हैं। तो GS पेपर 2 में भी बन सकता है कोई भी क्वेश्चन और अगर उसका कुछ इकोनॉमिक एंगल बनेगा तो उससे हम GS पेपर 3 के अंतर्गत भी कवर कर सकते हैं। चूंकि डायनामिक टॉपिक है इसलिए दोनों ही प्रश्न पत्रों के अंतर्गत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो न्यूज से हम शुरू करें। न्यूज दरअसल आई है PM मोदी टू इनॉग्रेट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन टुडे। तो आज ये इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, एक तरह से शिलान्यास करने जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और समिट भी वहां पर आयोजित किया जाना है 20 से 22 तारीख तक, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022। तो प्रमुख मकसद इसका क्या है? इसका मकसद है कि आयुष के क्षेत्र में जो भी हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है इसके अंतर्गत हम कैसे निवेश को आकर्षित कर सकते हैं, निवेश कितना आ सकता है, उसके बाद किस हिसाब से हम प्रोडक्शन करेंगे और किस हिसाब से एक्सपोर्ट करेंगे। यानी हमारी जो पूरी व्यवस्था है चिकित्सा को लेकर के उस पारंपरिक चिकित्सा का उसकी क्षमता का हमें दोहन करना है। तो बहुत ही अच्छा अवसर है जब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं पारंपरिक चिकित्सा क्या है, इस चीज से कि पारंपरिक चिकित्सा आखिर क्या है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम WHO ने इसके लिए एक परिभाषा तय की है, उसके आधार पर शुरू करते हैं। WHO कहता है कि विभिन्न संस्कृतियों के लिए स्वदेशी सिद्धांत उनके विश्वास और अनुभवों के आधार पर, किसके आधार पर? स्वदेशी उनके सिद्धांत किसी भी सभ्यता के, उनके विश्वास और उनके अनुभवों के आधार पर ज्ञान, कौशल और प्रथाओं यानी प्रैक्टिसेस का कुल योग, यानी कि जो उन्होंने ज्ञान हासिल किया है, जो उनका कौशल है और जो उन्होंने अब तक प्रयोग किए हैं, किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जो स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक बीमारी को रोकने, उसको डायग्नोस करने, उसमें सुधार लाने या इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऐसा कोई भी पारंपरिक ज्ञान, कौशल, हुनर, उसका एक योग, उसका एक सर्वज्ञ विश्लेषण यहाँ पर शामिल किया जा सकता है कि उसे हम कहेंगे कि वो पारंपरिक चिकित्सा की श्रेणी में आता है। उसके कई रूप हो सकते हैं, उस पर अभी हम आगे बात करते हैं। तो एक और शब्द का आपको इसमें इस्तेमाल मिलेगा पारंपरिक चिकित्सा से इतर थोड़ा सा हट करके, वो होगा पूरक चिकित्सा या फिर वैकल्पिक चिकित्सा। तो देखिए कोई भी समाज या फिर संस्कृति, उसके अंतर्गत वे जो भी परंपरागत चिकित्सा के जो पद्धतियां हैं उनका अगर वे उपयोग करते हैं तो उससे इतर भी कुछ दूसरी परंपरा या सभ्यता में भी कुछ पद्धतियां हो सकती हैं। तो यदि वे उन दूसरी परंपरा या सभ्यता से आने वाली जो पद्धतियां हैं उनको भी वैकल्पिक स्रोत के रूप में, चिकित्सा के वैकल्पिक साधन के रूप में अपनाना शुरू करते हैं, तो उनको हम पूरक या फिर वैकल्पिक चिकित्सा में शामिल कर लेते हैं। लगभग पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा पूरा नाम इस तरीके से इस पद्धति के अंतर्गत लिया जाता है। कुछ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, हम समझ ले, फिर भारत के अंतर्गत जो चिकित्सा पद्धतियां हैं पारंपरिक रूप से उनको हम देख लेते हैं। तो पहला है, जैसा आप जानते हैं, बायोलॉजिकल बेस्ड अप्रोचेस, जिसमें हम
डाइट यानी खान पान को शामिल कर सकते हैं, कुछ औषधियों को शामिल कर सकते हैं, विटामिन को शामिल कर सकते हैं, ताकि हमें स्वास्थ्य लाभ मिल सके। किसी भी तरह की अगर कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई कमजोरी, शरीर में कोई दिक्कत हमें महसूस हो रही है, ये एक पद्धति हो सकती है। दूसरी, मसाज के जरिए, ऑस्टियोपैथी के जरिए कुछ सुविधाएं ली जा सकती हैं, शरीर को आराम दिया जा सकता है। कुछ योगा या फिर स्पिरिचुअलिटी रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं, मतलब योगा, ध्यान करना, शरीर को शांत करने का अभ्यास करना ताकि शरीर शांत हो सके। अगला, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा जो कि प्राचीन तकनीकें मानी जाती हैं, ये भी इसके अंतर्गत आ सकती हैं। अगला, कुछ एनर्जी थेरेपीज भी इसमें शामिल की जाती हैं, जैसे रीकी। रीकी क्या है? जापान में अपनाई जाने वाली एक पद्धति है जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करने जैसी कुछ बातें होती हैं। तो प्रैक्टिसेस अलग अलग स्तर पर अलग अलग सभ्यताओं के अंतर्गत की जाती है, चीन में, भारत में, अफ्रीका के कई सारे देशों में। तो अब यही जो परंपरागत ज्ञान था हमारे पास, उसको केंद्रित करने का और उसको मानक आधारित करने का समय आ गया है। अच्छा, भारत में कौन कौन सी अपनाई जाती हैं? तो भारत में हमने पहली बात तो यह है कि आयुष मंत्रालय का गठन कर ही दिया गया है मोदी सरकार के आने के बाद। तो आयुष पद्धतियों में कई सारी चीजों को अपनाया जाता है, जैसे आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवारिकपा या फिर होम्योपैथी भी कह सकते हैं। तो जो सामान्य चिकित्सा पद्धति है, या फिर जो मेन स्ट्रीम चिकित्सा पद्धति है, उसके अलावा भी अगर हम कुछ तकनीकों का या फिर पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कुछ के नाम इस तरह गिन सकते हैं। अच्छा, सोवारिकपा अक्सर सवालों में बना रहता है, कहाँ यह विधि अपनाई जाती है। कुछ क्षेत्रों की बात कर ले, जैसे लद्दाख में, लेह लद्दाख हो सकता है, दार्जिलिंग के क्षेत्रों में, मतलब बेसिकली हिमालयी क्षेत्रों में, और अरुणाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति में। तो कुछ नाम आपको इस तरह से याद बने रहने चाहिए। बाकी योगा, आयुर्वेदा, ये सब पूरे देश के अंतर्गत अपनाए जाते रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधियों के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की, जो वैश्विक केंद्र बनाया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 3 नवंबर 2020 को इसकी स्थापना की घोषणा भारत के अंतर्गत भारत सरकार और WHO के जो डायरेक्टर जनरल है उनके तहत कर दी गई थी। उसके बाद गुजरात के जामनगर में इसकी स्थापना की जानी है, और मार्च 2022 में, इसी साल, होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए थे। अब गुजरात में जो जामनगर वाला एरिया है, वहां पर पहले से ही भारत का एक इंस्टीट्यूट कार्यरत है। कौन सा है? आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर, जिसको भारत के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बताई गई है जो इस क्षेत्र में प्रमाणिक तौर पर कार्य करने का काम कर रही है। साथ ही WHO के साथ इसका सहयोग भी है। तो अभी ये जो ग्लोबल सेंटर बनाया जाना है, इसका जो अंतरिम हेडक्वार्टर बनेगा वो इसी के अंतर्गत संचालित होगा, और आने वाले समय में, जैसे कि अब इसकी बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है, तो अब इसका अलग से एक सेंटर बनाएंगे पूरी तरह से। अच्छा, भारत चूंकि एक होस्ट कंट्री है, वैश्विक स्तर पर यह पहला प्रयास है कि ऐसा ग्लोबल सेंटर जो परंपरागत चिकित्सा से जुड़े सभी मानकों और अन्य आयामों को तय करेगा, तो भारत में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। भारत होस्ट कंट्री होने के नाते कुछ यहाँ पर अपना सहयोग भी देगा, जैसे इसकी स्थापना, बुनियादी ढांचे और संचालन के लिए लगभग ऐसा बताया गया है कि $250 मिलियन के आसपास भारत सहायता राशि देगा, और देना जरूरी भी है चूंकि ये भारत की ही विरासत है, इसलिए भी जरूरी है। कुछ और अगर आपसे सवाल कोई पूछे कि आखिरकार इसके लक्ष्य क्या क्या है, क्यों इसकी स्थापना की जा रही है, तो इन सवालों का जवाब देना भी बहुत जरूरी है। लक्ष्यों में देखें तो वैश्विक स्वास्थ्य में पारंपरिक चिकित्सा के योगदान को समायोजित करने के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान और नवाचार और डेटा का विश्लेषण। अभी आपसे एक सवाल अगर और पूछा जाए कि भारत की अगर चिकित्सा प्रणाली इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी पद्धतियां हमारे पास हैं, तो क्यों हमारे पास बहुत सारे पेटेंट वगैरह चीजें नहीं है? ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि पश्चिमी देश जो अब नए नए औषधीय जो पौधे हैं उनके गुणों को समझते जा रहे हैं, और आने वाले समय में वो इस पर पेटेंट लेने की बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले हल्दी पर पेटेंट लेने की बात जब आई थी, या फिर कुछ और औषधीय पौधों पर, तो उस पर एक विवाद हुआ था, क्योंकि हमने उस बात को क्लेम किया था कि वो हमारे द्वारा पहले से ही ज्ञात पद्धति है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर वो हमारे देश के अंतर्गत ज्ञात पद्धतियां हैं, तो हमारे पास क्या उसका दस्तावेजीकरण है? क्या हमने उन पैमानों को वहां पर लिखा हुआ है कहीं पर कि किस तरीके से ये पद्धतियां ईजाद की गई, इनका कितना लाभ होता है? तो इन सभी पैमानों को जब तक हम अच्छे तरह से दस्तावेजीकरण नहीं करेंगे, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो फिर वो पश्चिमी दुनिया के आधार पर हमें उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, और आने वाले समय में ऐसा संभव हो सकता है
कि अन्य देश भी उस पद्धतियों को समझते जाएं और फिर उनको अपना बता करके पेटेंट ले लें। तो इस दिशा में हमें काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे द्वारा एक तरीके से इतने लंबे समय में विकसित की गई पद्धतियां हैं। तो साक्ष्य आधारित अनुसंधान, नवाचार और डेटा एनालिसिस, ये तीनों चीजें इसके अंतर्गत की जाएंगी। और फोकस जो रहेगा, पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित तकनीकी क्षेत्रों में मानदंड बनाना, उसके मानक और दिशा निर्देश विकसित करना, यानी पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम को एक स्ट्रक्चर में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि भारत में विकसित कर रहे हैं। अब आवश्यकता क्यों है इसको बनाए जाने की? तो WHO के जो मेंबर कंट्रीज हैं, मतलब 194 देशों में से 170 जो WHO के मेंबर कंट्रीज हैं, वो इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वे किसी ना किसी रूप में ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा 50% ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई नेशनल पॉलिसी है इससे रिलेटेड 2018 के बाद से। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों और जो रणनीतियां किसी भी देश के अंतर्गत बनाई जा रही हैं, उसमें एक और खामी देखने को मिली है। वो क्या है कि पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े जो कर्मी हैं या मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इनका एकीकरण नहीं है। कई जगहों पर इनको मान्यता नहीं दी जा रही उस तरीके से। तो ये एक बड़ी समस्या है कि हम जो मेन स्ट्रीम हेल्थ हमारा जो सिस्टम है, उसमें कैसे इसको जोड़ पाएं। ठीक, अगला जैव विविधता के संरक्षण को लेकर बात आती है। ऐसा बताया गया है कि लगभग 40% जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से पेड़ पौधों या फिर औषधीय पौधों से जुड़े हुए हैं। ठीक, इसी तरह पारंपरिक चिकित्सा के अध्ययन के तरीकों का भी हमें आधुनिकीकरण करना है। कैसे करना है? पहला तो हम इनको मापने के लिए AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का। मान लीजिए अगर हम एक बात करें कि कोई व्यक्ति ध्यान करता है, योग करता है, अभ्यास करता है, उससे उसके दिमाग को शांति मिलती है। अब क्या पैमाना है उस चीज को मापने का? कैसे पता चलेगा कि वह जो ध्यान की पद्धति उस व्यक्ति ने अपनाई, उससे उसको वास्तव में लाभ हुआ? तो कुछ इस तरीके की तकनीकें या फिर एल्गोरिदम विकसित किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की चीजों का पता लगाया जा सके। जैसे एक तकनीक है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इससे दिमाग के उन भागों की मैपिंग की जा सकती है कि व्यक्ति का दिमाग किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है। इसके अलावा मेडिटेशन करने के बाद यदि वो कुछ समय तक शांत रहता है, उसको किस तरीके से हेल्थ पर उसका असर पड़ रहा है। तो इन सभी चीजों को हमें मापने की आवश्यकता है। एक और चीज की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को अपडेट करना है, बेसिकली हम कह सकते हैं। तो ऐसे कई आज के समय में मोबाइल एप्लीकेशंस आ रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अलग अलग तरह की तकनीकों के द्वारा। तो इन सभी चीजों को अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो इनके मानक किस हिसाब से तय होंगे, ये भी एक बड़ी जरूरत है। तो ऐसे में ये जो सेंटर है, ये भारत के लिए और अन्य देशों के लिए एक हब के रूप में काम करेगा। एक हब के तौर पर ये देखेगा कि किस तरीके से जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं या फिर जो जानकारियां दी जा रही हैं, वे मानकों के अनुरूप हैं या फिर नहीं। यानी कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और उत्पादकों के लिए मानकों को भी डिजाइन करेगा। तो आवश्यकता तो जाने कब से है हमें। ठीक, इसके पहले क्या क्या प्रयास किए गए हैं इसको भी देख लें। तो कई समय से, मतलब ऐसे प्रयास लगातार काफी समय से किए जा रहे हैं और अब जाकर के ऐसा एक सेंटर भारत में बनाए जाने की बात है। 2016 में आयुष मंत्रालय ने WHO के साथ एक परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी तरह पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े जो भी चिकित्सक हैं, उनके लिए योग, आयुर्वेद, यूनानी और पंचकर्म में प्रशिक्षण के लिए मानक बनाने की बात कही थी आयुर्वेद मंत्रालय की तरफ से। इसी तरह लगभग 32 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 32 अलग अलग देशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, UK हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कई सारे ऐसे देश हैं जो इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं। WHO के जो भी अदर मेंबर कंट्रीज हैं जिसकी हमने यहाँ पर चर्चा की, तो उनकी तरफ से भी एक ऐसा साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है कि वे भी चाहते हैं कि इस दिशा में कोई साझा प्रयास किया जाए, सभी लोग मिलकर के कुछ मानक तय करें ताकि हम इस पद्धति का भी उपयोग कर सकें और इसको मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें। इसके अलावा CSIR और बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भी काफी समय पहले प्रयास किए थे। कुछ बेसिकली ये प्रयास है जिसके बारे में हमें पता होना जरूरी है कि यहाँ तक हम कैसे आए हैं। अब बात करें निष्कर्ष की कि इस पूरे डिस्कशन के आधार पे क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। तो नुकसान तो बेसिकली नहीं ही होगा, क्या ही नुकसान होगा। अच्छी चीज है, उसमें जो जो चुनौतियां आएगी, जो भी हमें चैलेंजेस मिलेंगे, उसका हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन लाभ है वो काफी बड़े हो सकते हैं। भारत की जो प्राचीन विरासत है, इतने समय से हमारे पास मौजूद है, हम कैसे वास्तव में उसका
दोहन कर पाएंगे, उसको वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य से जोड़ पाएंगे और उन मानकों और उन पैमानों को भी स्पष्ट कर सकेंगे जो वैश्विक स्तर पर अन्य लोगों के साथ भी जुड़ सकेगा। इसके अलावा जो पेटेंट की प्रक्रिया की बात आती है, यानी कि औद्योगिक स्तर पर उत्पादन की बात करें, निर्यात की बात करें, तो इन दोनों ही चीज़ों में भी हमें यहाँ पर लाभ मिल सकता है कि जो भी उत्पादन होगा वो हमारे द्वारा किया जाएगा, उसका लाभ हमें मिल सकेगा, उसके बारे में अलग अलग पाठ्यक्रमों का विकास हो सकेगा, उसके बारे में लोगों को व्यापक रूप से शिक्षा दी जा सकेगी। इसी तरीके से कोई भी व्यवस्था जिस देश के अंतर्गत उत्पन्न होती है या फिर कोई भी पद्धति अगर किसी देश की विरासत है तो जाहिर सी बात है कि वो उसके कल्चर का पार्ट होगी। तो अगर इस चीज को पूरे विश्व के अंतर्गत मान्यता मिलती है तो इसमें भारत के भी सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिलेगा, भारत का कल्चर अपने आप में और रिच कहलाएगा, जो कि है ही। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल भारत के अंतर्गत और अन्य देशों में भी इससे मिल सकेगी। ठीक, ये कुछ अलग से पॉइंट हैं जो आप नोट कर सकते हैं और आंसर्स में आपको अपने आप लिख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछा जाए। तो सवाल क्या बन सकता है, सवाल देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जा रही है। इसकी स्थापना के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए भारत को इससे होने वाले संभावित लाभों पर चर्चा कीजिए। आपको बताना है कि WHO के द्वारा भारत में कौन सा सेंटर बना रहे हैं, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। चूंकि बना रहे हैं तो ये भी जाहिर सी बात है बताना होगा कहाँ बना रहे हैं, यानी आपको इसकी कुछ बेसिक जानकारी हो। इसकी स्थापना के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए भारत को इससे होने वाले संभावित लाभ, दो कीवर्ड और इसमें छुपे हुए हैं कि क्यों बना रहे हैं और इससे क्या लाभ होगा। तो दोनों ही चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। 250 शब्दों में आपको इस सवाल को फ्रेम करने का और लिखने का अभ्यास करना है, तो इसको लिखिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ, अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।